सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आपके एमए में एक पेपर चलता है लोक प्रशासन में, तुलनात्मक लोक प्रशासन, और उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान रहे इस बार मैंने थोड़ा सा पैटर्न बदला है, यानी मैंने बहुत एक अच्छी बुक है डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया जी की, उनकी बुक के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक को साझा करूँगा। और इसमें बुक में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वही आप लोगों को पढ़नी है। मेरे हिसाब में 1 वीक सीरीज और उनके बजाय यदि आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। और मेरे लिए भी सब सब्जेक्ट को डायरेक्ट पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, टाइम लग रहा था, तो मैं इस बुक की सहायता से आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें साझा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक तो तुलनात्मक लोक प्रशासन होता क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सभी को पता है कि वुडरो विल्सन जो है उनको लोक प्रशासन का एक प्रकार से जनक कहा जाता है। तो आपको ये याद रख लेना चाहिए। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, तुलनात्मक का मतलब बहुत सिंपल तरीके से क्या था। तुलनात्मक यानी कोई भी दो व्यवस्थाएं जो दो देशों की है और उनके मध्य यदि हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वो बेसिकली तुलनात्मक लोक प्रशासन कहा जाता है। और हम इसकी स्टडी चूँकि इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के एक देश से दूसरे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके मध्य भी तुलना की जाती है इसके दरमियान, इसलिए इसे हम लोग तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हो कि तुलनात्मक लोक प्रशासन एक आधुनिक अवधारणा है जो 2 या 2 से अधिक प्रशासनों पर बल देती है। आप इसको एज इट इज ना लिखें, अपने मन से लिख दें कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक जो देश होते हैं उनके मध्य तुलना एक प्रकार से की जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, कोई भी डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगती है। देखिए, अब सामान्य अर्थों में मुझे तो ये डेफिनेशन सबसे अच्छी लगती है कि 2 या 2 से अधिक देश, क्षेत्र, प्रांत और स्थानों की जो लोक प्रशासनिक व्यवस्था है उनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक लोक प्रशासन है। तो एक परिभाषा तो आपको ये याद कर लेनी है। इसके अलावा ढेर सारी डेफिनेशंस दी हुई है। तो एक तो हारून ए खान की डेफिनेशन मुझे अच्छी लगती है यहाँ पर, इसको आप लोग यहाँ से रीड भी कर सकते हो। और बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे पेपर को मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूँगा। आप लोग DS एजुकेटर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करके रखिएगा। और यदि आपको लगता है कि इस तरीके से पढ़ाना ठीक है, तो मैं बाकी जो पेपर है, कुछ जो मेरे पास अवेलेबल बुक्स हैं उनके माध्यम से आपको पढ़ा सकता हूँ। इस पेपर को मैं काफ़ी हद तक आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। आपके पास जो मैटर है उससे इसको थोड़ा सा और अधिक आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। इसमें एक डेफिनेशन जो है आप लोग ये रेफली की भी जोड़ सकते हो कि तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। तो एक प्रकार से 3 डेफिनेशन आपकी हो जाएंगी। इसके बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताएं। अब ये आप पॉइंट याद कर लो खाली कि नई शाखा है, नूतन अवधारणा है, 2 देशों के मध्य अध्ययन होता है, और परंपरागत के स्थान पर वैज्ञानिक विधि। मतलब ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाने का प्रयास है। तो और ये जो है प्रशासन को जो है एक प्रकार से जैविक रूप मानता है, पर्यावरण से प्रभावित मानता है, न कि मशीन मानता है। इस तरीके की चीज़ें हैं। और इससे जो है जो व्यवस्थाएं हैं 2 देशों के मध्य, 2 एरियाओं के मध्य, 2 क्षेत्रों के मध्य, वो एक दूसरे के समीप आती है, ये आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये पॉइंट्स में से जो आपको उचित लगते हैं उन पॉइंट्स को आप लोग याद कर सकते हो। ये 1-2 स्टेटमेंट आप लोग याद कर लोगे तो ये काफ़ी बढ़िया एक प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब जब तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ हो गया एक प्रकार से, तो अर्थ के बाद आपको क्या देखनी है, इसकी अवधारणा। देखिए, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन बेसिकली है क्या। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन देखिए, प्रशासनिक व्यवहार में कपितः ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है जिनका व्यवस्थित विश्लेषण तथा अध्ययन किया जा सकता है तथा उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया। देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन की ये मान्यता है क्योंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर करते हैं तो ये एक टेंडेंसी या प्रवृत्ति पाई जाती है कि उनमें जब अपन 2 व्यवस्थाओं की या 2 प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे तो उसके आधार पर डेफिनेटली कोई जो नई थ्योरी है उसका निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो है इसकी एक मान्यता यह है कि प्रशासन के क्षेत्र में जो पद्धतियाँ और कार्यप्रणाली यूज में लाई जाती है उनका संस्कृति और राष्ट्रों के संदर्भ में भी अध्ययन किया जा सकता है। तो
ये कुछ मान्यताएं हैं जिनको आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा इन जो बाकी चीज़ें हैं इनको आप लोग स्किप करिए। इसके बाद सीधा सीधा आप लोग नेचर के ऊपर आ जाइए कि प्रकृति क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो क्या है। तो आप यहाँ पर बहुत क्लियर कट देखोगे कि सामान्य लोक प्रशासन की तुलना में यह अधिक वैज्ञानिक और तर्कसम्मत है। एक तो आप लोग इसको ध्यान रखें। और रॉबर्ट डहेल है एक्चुअल में, ये रॉबर्ट डाल नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। देखिए, जब तक आप चीज़ों की तुलना नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप दूसरे से बेहतर हो या नहीं। तो ये इसकी प्रकृति है कि देखो, एक तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट लिख सकते हो कि सुधरी हुई पारस्परिक प्रकृति है, विकासमान प्रकृति है। इसके अलावा सामान्य प्रणाली का प्रारूप है, मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप है, तो ये इसकी प्रकृति में शामिल हो जाएगा। इसको आप लोग इतना ही पढ़ें, फिर इसके बाद इन चीज़ों को आप लोग छोड़ दें, आगे की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ते हुए चलें। अब डायरेक्ट आप लोग किसके ऊपर आ जाओ, इसके क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है क्या है। तो यहाँ पर देखिए, लोक प्रशासन का क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र जो है एक प्रकार से जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा वर्ल्ड वाइड है। इसमें कोई शक नहीं कि इन कंट्री और इंट्रा कंट्री यानी दोनों जगह, यानी एक देश के भीतर जैसे दो राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। राजस्थान का अध्ययन तमिलनाडु से करवा दिया, केरल से करवा दिया, दिल्ली का जो है चंडीगढ़ से करवा दिया। तो इन कंट्री भी हो सकता है, यानी एक देश के भीतर भी, अंतर्देशीय भी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का हो सकता है। और इसके क्षेत्र को इस प्रकार से दो भागों में बांट दिया है, तीन भागों में बांट दिया। अब तीन भाग कौन से हैं? देखो, बृहत स्तर पर जब हम लोग बात करेंगे तो दो या दो से अधिक जो देश है ना, उनके यदि पूरे प्रशासनिक ढांचे के बारे में, जैसे माना कि अमेरिका के पूरी प्रशासनिक ढांचा और ब्रिटेन का प्रशासनिक ढांचा, उनकी तुलना कर रहे, जिस प्रकार से जैसे अब इस बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, यदि दो देशों के मध्य यदि आप लोग अध्ययन कर रहे हो तो वो फिर बृहत स्तरीय अध्ययन हो गया। मध्यम वर्ग में क्या आएगा? ये एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जैसे भारत की नौकरशाही या लोक सेवाओं की ब्रिटेन की लोक सेवाओं से, मतलब पूरा नहीं, जैसे किसी एक सेगमेंट को उठा लिया, जैसे भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, तो ये मध्यम स्तरीय एक प्रकार से अध्ययन हो गया। यानी ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, वहाँ ओवरऑल कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ उस किसी एक क्षेत्र का, जैसे अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, भारत के संविधान की विशेषताएं, इस प्रकार से। फिर लघु स्तरीय में क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जहाँ कोई निश्चित दायरा तो नहीं होता, लेकिन बहुत जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कि जैसे वर्तमान में लोक प्रशासन सहित अधिकांश सामाजिक विज्ञानों में जो है ये बहुत सूक्ष्म अध्ययन की प्रणाली जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, कि जैसे हड़ताल को रोकने के वहाँ क्या उपाय हैं, यहाँ क्या है, फाइल कैसे निपटती है, आप लोग इन चीज़ों को किस प्रकार से डील करते हो। इसके अलावा तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है ये बहुराष्ट्रीय विश्लेषण भी हो सकता है, अंतर्देशीय भी हो सकता है, जैसे एक ही देश की दो संस्थाएं जैसे रेलवे बोर्ड और रिजर्व बैंक का अध्ययन, अंतर सांस्कृतिक हो सकता है, जैसे दो देशों के लोक सेवकों के व्यवहार का अध्ययन, कंटेम्प्ररी हो सकता है। इस प्रकार से ये इसका क्षेत्र हो गया। और इनको आप लोग ये पॉइंट सिर्फ याद कर लीजिएगा, बाकी को आप लोग छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, यहाँ से आप लोग पढ़ लें और इसको याद भी कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। देखिए, बेसिकली क्या था, आप देखोगे स्टार्टिंग में कहीं भी इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि लोक प्रशासन को तुलनात्मक बनाया जाए, लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है 20वीं शताब्दी में घटनाएं ज़्यादा घटित हुई, एक दूसरे के समकक्ष आने का अवसर प्राप्त हुआ, आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए, यूनाइटेड नेशन बना, तो उस वजह से क्या था, लोक प्रशासन का एक प्रकार से विकास होने लगा। और 1948 में लोक प्रशासन, जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है, उसको एक प्रकार से सिलेबस का हिस्सा बनाया अमेरिका में। सबसे पहले ये अमेरिका में, और ये आप याद कर सकते हो कि वाल्डो के द्वारा ये किया गया था कि इसको अध्ययन का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। और अरस्तु को जो है आदि प्रवर्तक माना जाता है, इसमें कोई दौरा नहीं। अरस्तु बहुत शुरुआती दौर में ही इस पे विश्वास करते थे, लेकिन जो इसका विकास हुआ है ना, वो 1948 के बाद हुआ है, ये आप लोग देखोगे। और उसके बाद 1963 में
ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप या कैग का निर्माण किया गया और ये आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है, बिल्कुल क्लियर कट दे रखा है। इसको यहाँ से आप लोग देख लोगे कि 1963 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रहे आपके सिलेबस में दे रखा है ये कि ये है क्या, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। तो ये तुलनात्मक प्रशासन का एक समूह था और यह समूह जो है 1971 तक फोर्ड फाउंडेशन की सहायता और अनुसंधान और प्रचार का कार्य करता रहा और इसकी अध्यक्षता जो है फेडरिक रिक्स, आप सबको पता है कि बहुत बड़े थे। और इस समूह ने जो है लोक प्रशासन में 3 चीज़ों का एक प्रकार से प्रादुर्भाव या एक प्रकार से विकास बढ़ावा दिया कि एक तो रिसर्च बढ़े और तुलनात्मक लोक प्रशासन को और अधिक बढ़ाया जाए और विकास जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पब्लिक पॉलिसी से जोड़ा जाए। हालांकि बाद में इसको भंग कर दिया गया और 1974 में जो है इसका प्रकाशन भी बंद हो गया, लेकिन फिर भी जो है 1960 से लेकर 70 का काल बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहें तो गोल्डन पीरियड ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हो कि कौन सा काल जो है गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और ये जो समूह था ना, जो जिसे CAG नाम दिया गया था, तुलनात्मक लोक प्रशासन का समूह, ये देखिए अलग से भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, टिप्पणी पूछी जा सकती है। और इस फोर्ड फाउंडेशन की चूँकि शर्तें थी तो इस समूह ने क्या किया था, विकासशील देशों की जो प्रशासनिक समस्याएं थी उनको समझने के लिए उनके जितने भी डायमेंशंस हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरण, उनके अध्ययन का प्रयास इन्होंने किया। और इसकी जो दूसरी जो कमेटियाँ थी, लगभग 11 कमेटियाँ थी, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर अध्ययन किया और विभिन्न देशों का अध्ययन इन्होंने इस दौरान किया। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यदि आपको लगता है कि इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो ये PDF में जो DS एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा बेटा। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएगा। और यदि आपको लगता है कि इसी तरीके से मुझे टॉपिक पढ़ाने चाहिए, चूँकि मैं जब वैसे नॉर्मल पढ़ाता हूँ तो एक तो राइटिंग का इशू आ रहा था, एक मुझे याद करना पड़ रहा था तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। आप में से ज़्यादातर बच्चे शायद नहीं जानते होंगे बट मैं इकोनॉमिक्स का हूँ और दूसरी सब्जेक्ट में शायद कोई भी व्यक्ति इतना कंफर्ट फील नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी किताबों से मैं थोड़ा सी व्याख्या करके आप लोगों के साथ चीज़ें बता दूँ। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक, और इसे भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करें।